औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में तमाम दोस्तों और तमाम ख़ास तौर पे वो मेरे महबूब दोस्त, अज़ीज़ दोस्त जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे फिर गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप रोज़ाना एक कहानी सुन सकें। और ये कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ, ये कोई अफसाने नहीं है, हक़ाइक़ पर मबनी कहानियाँ होती हैं भाई, जितनी भी होती हैं। और मेरी पाइपलाइन में सैकड़ों कहानियाँ जो हैं वो अभी मौजूद हैं, वो कई साल तक चलेंगी। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे, आपकी उम्र भी दराज करे, अल्लाह ताला मेरी उम्र भी दराज करे, ताकि हमारा ये जो एक वास्ता है, कि ताल्लुक़ है, ये सिलसिला जो है एक तवील अरसे तक, जहाँ तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, चलता रहे। कहानियाँ बेशुमार है। पन्ना बेगम की कहानी आपको सुनाऊंगा। बहार बेगम जो दूसरी एक्ट्रेसों के साथ इसलिए नहीं बैठती थी, मैं कई दफ़ा मैंने देखा, वो कहती थी ये बाज़ार की औरतें हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठती। हालांकि बहार बेगम का अपना ताल्लुक भी बाज़ार से था। एक लाहौर का करैक्टर होते थे, मस्कीन लाहौरी, उन्होंने मुझे नागमा बेगम के बारे में एक इंकशाफ किया था, वो भी आपको सुनाऊंगा। हैं जी। और सलमा आगा जब पाकिस्तान में रह रही थी और मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी और हमारी रोज़ाना मुलाकातें भी होती थी, तो वो भी एक कहानी है मेरे पास, वो भी आपको सुनाऊंगा। अदाकार कैफ़ी पहली बार फिल्म स्टूडियो में कैसे गए। अनैत हुसैन भट्टी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया थे, सरमाया है, सरमाया रहेंगे। लेकिन अनैत हुसैन भट्टी अपनी किसी फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी अपने साथ स्टूडियोज़ में, निगार खानों में लेकर नहीं जाते थे। और फिर ये कैफ़ी साहब कैसे एंटर होते हैं और कैफ़ी साहब कितने बड़े डायरेक्टर बनते हैं, फिर कैफ़ी साहब का अंजाम क्या होता है, क्यों होता है। नैसर भट्टी की कसम पुरसी की भी एक लंबी दास्तान है। ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी। पन्ना बेगम बड़ी अजीम औरत है, उनके बारे में मैंने बड़ी कहानी आपको सुनानी है। डेफिनेटली बहुत बड़ी कहानी है मेरे पास। रियाज शाहद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर है। शान के वालिद साहब नीलो बेगम के शौहर। एक कहानी उनकी भी मेरे पास है कि नीलो से शादी के बारे में जो कहा जाता है कि जब नीलो को दरबार शाही में रक्स के लिए बुलवाया गया और उसने इनकार किया और पुलिस वाले उसको उठा के ले गया, उस पर तशद्दुद किया, तो उसके बाद रियाज शाहद नीलो की तरफ राग़िब हुए। ये कहानी चलती है। लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि रियाज शाहद अदाकारा नीलो के देरीना परस्तार थे, देरीना परस्तार थे। आज की कहानी सलमा आगा की कहानी। कई साल पहले बॉम्बे में शिफ्ट होने से पहले, जब एक करोड़पति या अरबपति आदमी की अज़वाजियत में थी, उनकी ज़ौजा थी, और कहा जाता था कि सलमा आगा के बाथरूम की टाइलें जो है वो सोने की हैं और बड़ी अमीर कबीर औरत समझा जाता था। फिर उस अमीर आदमी से उनकी तलाक होती है। फिर वो कई माह तक लाहौर में रहती हैं इस चांस पे
उन्होंने बाज़ार हुस्न जैसी फिल्मों में अजीम अदाकारी भी की, अदाकारी के जौहर दिखाए, बहुत अच्छी, जितनी अच्छी गुलकारा है उतनी ही बेहतरीन लाजवाब वो अदाकारा भी है। उनकी अदाकारी में एक नेचुरल टच मिलता है सलमा आगा की अदाकारी। तो हमारी दोस्ती होगी सलमा आगा साहब। सलमा आगा साहब ने रोजाना मेरे ऑफिस आना शुरू कर दिया। वो आके मेरे सामने बैठ जाती और उनके जो बाजू होते थे वो टिका लेती मेरी टेबल पे, और उसके बाद जो मेरी हालत होती वो बड़ी बुरी होती, क्योंकि जिस हालत में वो मेरी टेबल पे बैठती थी मैं डरता था कि कोई अंदर आके देख लेगा तो क्या होगा। मुझे बहुत अजीबोगरीब लगता था, लेकिन सलमा आगा है, आज़ाद ख्याल। तो जब सलमा आगा आती थी तो उनके साथ एक आदमी भी आया करता था। उसके हाथ में, उस आदमी के हाथ में, जो आम सा आदमी था, कोई बहुत खूबसूरत नहीं था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें चीज़ नहीं थी, उसका कोई लिबास जो था कोई ख़ास नहीं होता था, आम लिबास में होता था वो आदमी। वो सलमा आगा का बैग उठा के उनके साथ आता था, बैग रखता था, चला जाता था। फिर सलमा आगा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती जो उनकी गाड़ी में मौजूद होती, तो वो उस आदमी को कहती कि मेरी गाड़ी से फला चीज़ निकाल के लाओ। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन मैंने सलमा आगा से कहा कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र जो है वो बहुत रिच है जी, बहुत मजबूत है ख़ानदानी पस मंज़र आपका, और फिल्म लाइन से आपके ख़ानदान का ताल्लुक जो है वो भी बहुत देरीना है, तो क्यों ना आपका इंटरव्यू किया जाए और आप अपनी ज़िंदगी की कहानी, आपकी ख़ानदान में कौन कौन से लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, कितना नाम कमाया, उनके नाम क्या थे, क्या क्या करते रहे, ये सारी बातें आप बताइए। और आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे राग़िब हुई, आपने गुलकारी जो है वो कैसे शुरू की, आपने एक्टिंग जो है वो कैसे शुरू की, ये सारे सवालात थे। मैं चाहता था कि सलमा आगा इसका जवाब दे। ये कोई 1 घंटे दौरानिए का इंटरव्यू था सलमा आगा का, जो हमने स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड किया प्रॉपर तरीके से, और ये इंटरव्यू जियो न्यूज़ पे चला भी, 1 से ज़्यादा बार ये इंटरव्यू चला भी। जब ये इंटरव्यू नशर हो जाता है, उसके अगले रोज़ वो आदमी मेरे पास आता है जो सलमा आगा का बैग उठाए हुए होता था, जिसे हुक्म दिया करती थी सलमा आगा कि मेरी गाड़ी से फलां चीज़ उठा के ले आओ, मुझे फलां चीज़ की ज़रूरत है वो लेके आओ, अहकामात दिया करती थी। मैं उनको मुलाज़िम समझता था। वो आदमी मेरे पास अकेला आता है सलमा आगा का इंटरव्यू नशर होने के बाद, तो मुझे कहता है जी आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं क्या बेटा क्या हुआ, मैं उसको पहचान गया क्योंकि वो सलमा आगा के साथ रोज़ाना मेरे पास आता था। मैंने कहा बेटा मैंने क्या ज़्यादती आपसे कर दी, भाई बताओ मुझे। जी आपने सलमा आगा का इंटरव्यू नशर किया है और मेरा जिक्र ही नहीं। मैं क्या, उससे सवाल किया मैंने कि मैं सलमा आगा के इंटरव्यू में आपका तज़किरा क्यों करता और कैसे करता। कहता जी मेरे घर वालों ने बहुत माइंड किया है और मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। मैं अब क्या आपके, मैंने कहा कि आपके घर वालों का और आपके ख़ानदान का सलमा आगा से क्या ताल्लुक है। वो आदमी कहने लगा कि तुमने सलमा आगा से शादी कर रखी है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तुम उसके शौहर हो, तुम उसकी खिदमत भी बहुत करते हो, और सलमा आगा ने इतना भी गुजारा नहीं किया
कि जियो वालों को एक तवील इंटरव्यू दिया और तुम्हारा तो उसने जिक्र भी नहीं किया। ये राज जब मेरे सामने खुला कि ये आदमी जिसे मैं सलमा आगा का मुलाजम समझता था उसका शौहर है, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।